हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे खुद के चैनल पर यूनिक कोचिंग सेंटर। वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। आज का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 12th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडियन पॉलिटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के नाम से जानते हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो किस तरीके से हुआ उस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास कॉपी पेन निकाल के रखिए, जिससे जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूं उसको आप लिख सकते हैं, जिससे आपके लिए काफी वो सहायक हो ना। स्टार्टिंग बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। सबसे पहले आपातकाल के पीछे की स्थिति के बारे में मैं आपको बता दूं तो आपको ये दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक तो 1967 का जो इलेक्शन हुआ था, फोर्थ इलेक्शन हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी की विजय हुई थी, इंदिरा गांधी जीती थी। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के जीतने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था, सिंडिकेट का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद 1969 में जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, उनकी मृत्यु के बाद में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, जिसमें राष्ट्रपति की इलेक्शन के बाद, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद से कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का एक तरीके से डिवाइडेड हो गया, जिसे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है। ओ जो थी उसमें जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर थे वो सारे के सारे थे, और आर जो थी दैट इज रिकॉग्निशन, जिसको इंदिरा गांधी ने लीड किया था। नाउ फर्दर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में तो आपको ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका अब इमरजेंसी लगने के पीछे क्या क्या रीजन थे, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला रीजन 1971 का वॉर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में एक वॉर हुआ, जिसे बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब मैं बता दूं, पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी, जिसमें 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, जिससे क्या हुआ कि हिंदुस्तान की जीत हुई, इंडिया की जीत हुई, और यहां से बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो गया। ये 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन क्लियर हो गया। नाउ 1971 में ही इंदिरा गांधी के जीतने का सबसे बड़ा रीजन था, 1971 में ही उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था गरीबी हटाओ का नारा, और सिंडिकेट ने क्या दिया था, इंदिरा हटाओ का नारा। तो गरीबी हटाओ का नारा भी तो 1971 में जीतने का दो, अगर मैं मेन रीजन के बारे में बात करूं तो पहला जो है 1971 का वॉर जो था, युद्ध था, दूसरा गरीबी हटाओ का नारा था। तीसरा पॉइंट, अब ये मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से इकोनॉमिक कंटेस्ट हुए थे। तीसरा, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ने की वजह से काफी समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसके अलावा अमेरिका ने भी अपनी जो सहायता देता था भारत को, उसने बंद कर दिया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर देखा जाए तो औद्योगिकरण, जो इतनी तेजी से जो औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा था, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में, जिसमें पीसी महालनोबिस ने औद्योगिकरण पे ज्यादा बढ़ोतरी दी थी, औद्योगिकरण पर ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने की बात की थी। अब उसका रेट भी काफी हद तक नीचे गिर चुका था, और बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, यह भी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद मानसून की वजह से काफी नुकसान हुआ, सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से जो फसलों की भी जो वृद्धि हुई थी उसमें भी काफी समस्या उत्पन्न हुई थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट जो थे वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे, और वो इंसर्जेंसी पर, सशस्त्र विद्रोह पर उतर चुके थे, सरकार के खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो इकोनॉमिक कंटेंट्स थे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को लगा कि इमरजेंसी लगा देना चाहिए, आपातकाल की स्थिति बन सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। तो ये उन दिनों की बात है, 1974 में बिहार में और गुजरात में दोनों जगहों पर छात्रों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया था। क्यों? इसका महत्वपूर्ण जो कारण था वो ये था कि जो फूड था और जो बेसिक नेसेसिटी वाली गुड्स थी, जो अगर देखा जाए तो जो मूलभूत आवश्यकताएं वाली जो वस्तुएं थी, इवन खाने पीने की भी जो चीजें थी, उन पर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से काफी समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से बिहार में और गुजरात में 1974 में छात्रों ने आंदोलन कर दिया। और इन आंदोलन की जो अगुवाई करी थी हमारे लोकप्रिय नायक, जिन्हें हम टोटल रेवोल्यूशन, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा, जयप्रकाश नारायण जी ने अगुवाई करी, और उनकी अगुवाई में इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की गई। तो आपको ये बिहार और गुजरात का जो छात्र आंदोलन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से, जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ था, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको दिमाग में रखना चाहिए ना। उसके बाद
समस्या कहां खड़ी हो जाती है? कंफ्लिक्ट विथ जुडिशरी। इसका मतलब यह है कि अब न्यायपालिका के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, आपको मैं बता दूं कि न्यायपालिका के बीच में समस्या कब उत्पन्न होती है। उससे पहले भी बहुत बार राइट टू प्रॉपर्टी पर बात खड़ी हो गई थी, जिसमें आपको शंकरी प्रसाद केस पढ़ना चाहिए, आपको सज्जन सिंह केस पढ़ना चाहिए, आपको गोलकनाथ पढ़ना चाहिए और केशवानंद भारती केस पढ़ना चाहिए, जिसमें यह कहा था कि क्या पार्लियामेंट, क्या संसद जो है संविधान के मूलभूत ढांचों में अर्थात मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसका फैसला केशवानंदन भारती केस में किया गया था 1973 में, जिसमें 13 जजों की बेंच में से 7 जजों ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉडर है, मूलभूत ढांचा का परिवर्तन करना बहुत ही कठिन कार्य है, तो उसको डिफाइन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जो बात करेंगे, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में आपके बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक प्रोडिक्शन हो गया, आपका मौलिक अधिकार हो गया, आपका सेपरेशन ऑफ पावर हो गया आपका। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया है, और इसके लिए लैंडमार्क केस जो है केशवानंद भारती केस। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद से ही काफी परिवर्तन आए और 44th अमेंडमेंट 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाया गया और उसे 300A में ले जाके उसे क्या बना दिया गया, उसे 300A में ले जाके लीगल राइट्स उसको बना दिया गया। नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी क्लियर हो गया, केशवानंद भारती क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ आगे समझते हैं यहां पर अब इमरजेंसी डिक्लेरेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। तो ये बात उन दिनों की है जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि इंदिरा गांधी जो 1971 का इलेक्शन जीती है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है वो? असंवैधानिक तरीके से जीती है। उसके अलावा राजनारायण ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक पिटीशन डाल दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से काफी समस्या उत्पन्न हो गई थी। और इसमें आप एक केस लॉ भी पढ़िएगा, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। उन्होंने 1971 में ही, वो सोशलिस्ट पार्टी के एक लीडर थे, राजनारायण साहब जो थे वो खुद 1971 में इंदिरा गांधी के ऑपोजिशन में प्राइम मिनिस्टर के कंटेस्ट इलेक्शन के लिए खड़े थे। तो उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी थी, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि इंदिरा गांधी जो है वो 1971 का जो चुनाव है वो अवैध तरीके से जीती है। तो उसका एक ये भी रीजन था। ठीक 13 दिन बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने फखरू अली अहमद को कहकर, जो हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति थे, उससे पहले वीवी सिंह गिरी थे, तो उनको कहकर इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस की, आंतरिक गड़बड़ी की ग्राउंड पर उन्होंने आर्टिकल 352 के अंदर में, जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल का प्रावधान लागू कर दिया गया, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस का वर्ड यूज किया गया। बाद में मैं बताऊंगा कि 44th अमेंडमेंट 1978 में इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को खत्म किया गया, इसको रिमूव किया गया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन टर्म को यूज किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। 44th अमेंडमेंट एंड 42nd अमेंडमेंट 1976 आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इस संशोधन प्रक्रिया में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आगे समझते हैं अब इमरजेंसी के क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स क्या रहे। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो इमरजेंसी लगने के बाद काफी आंदोलन होने लगे, स्ट्राइक्स होने लगे, काफी परिवर्तन होने लगे, और उधर छात्र आंदोलन बहुत तेजी में चल रहा था। उसके अलावा रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत बड़ी एक रैली खड़ी कर दी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करी। तो कहीं ना कहीं आपातकाल की स्थिति कहीं ना कहीं भयावह स्थिति बन चुकी थी, और उस वक्त में एक ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है उसे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, आपातकाल के परिणाम क्या थे, तो आपको मैं बता दूं, स्ट्राइक होने लगे, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बैन कर दिया। उसके बाद जमाते ए इस्लाम को भी बैन कर दिया, ताकि दंगे ना हो, जातिगत दंगे ना हो, ठीक है, लाइक कम्युनिज्म ना हो। उसके बाद आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए गए। अब मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने का रीजन जो था, उसमें यह भी कहते हैं कि आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, 226 से भी आप हाई कोर्ट जाते हो, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। मतलब अब सरकार के खिलाफ जुडिशरी में नहीं जा सकते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद यह कहा गया कि आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर
इमरजेंसी में सारे के सारे राइट सस्पेंड हो सकते हैं। यह भी परिवर्तन 44वें संविधान संशोधन 1978 में आया। उसके बाद आपको समझना है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद यह भी चेंज किया गया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आप जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते, आप न्यायपालिका में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद में काफी सारे परिवर्तन किए गए। प्रियम्बल में भी इसी समय पर ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, मौलिक कर्तव्य को 51A पार्ट 4th ए को भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया था। उम्मीद करता हूं इतना अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। नाउ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी लगाना जरूरी था? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इमरजेंसी लगाना जरूरी था क्या? इंदिरा गांधी इसके पीछे स्वार्थी थी? उन्होंने क्यों इमरजेंसी लगाया? इस पे कंट्रोवर्सी, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती। इसमें सीपीआई जो पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसका मानना था कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसकी वजह से इमरजेंसी नहीं लगाई जानी चाहिए थी। तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। उसके बाद इसी इमरजेंसी के बाद शाह कमीशन की गठन की गई। शाह कमीशन जो था, इसमें यह था इमरजेंसी के दौरान में, आपातकाल के दौरान में जितनी भी स्थिति हुई थी उन सब की जांच इस कमेटी ने सबमिट की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए ना। उसके बाद वाज द इमरजेंसी इज नेसेसरी, क्या इमरजेंसी नेसेसरी थी? इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इमरजेंसी थी या नहीं थी। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका था, इमरजेंसी लगाना जरूरी था या नहीं जरूरी था। कहीं ना कहीं एक पॉइंट से कह सकते हैं कि इमरजेंसी लगाना जरूरी नहीं था, समस्या का समाधान किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए इमरजेंसी को लगाया गया। अब अगला सवाल आता है कि लेसन ऑफ इमरजेंसी, क्या आपातकाल से आपको सबक क्या मिलता है? आपातकाल से सबक क्या मिलता है? तो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपातकाल से सबक, पहला, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए। उसके अलावा जो कॉन्सिक्वेंसेस, प्रेस सेंसरशिप काट दी गई थी, जिसमें जितने भी न्यूज़पेपर और मीडिया जो गवर्नमेंट के बारे में छापना था उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। यहां पर उसको प्रॉपर तरीके से मीडिया को भी पूरा तरीके से फ्रीडम दे दिया गया, लोग अधिकारों के प्रति सजग हो गए। और काउंसिल मिनिस्टर जिनको गिरफ्तारी की गई थी, जिनकी जबरन गिरफ्तारी की गई थी, उनको भी लिखित सिफारिश देनी पड़ी थी। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। लास्ट है आपका पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी के बाद क्या हुआ? तो 1977 में इलेक्शन हुआ जहां पर इंदिरा गांधी की हार हुई, जनता सरकार आई, मोरारजी देसाई यहां पर प्रधानमंत्री बने। 18 महीने की सरकार रही, इसमें भी समस्या उत्पन्न थी। 18 महीने की सरकार रही। उसी समय पे 44th अमेंडमेंट 1978 में अनुच्छेद 31 को हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। और ठीक उसी के पश्चात 18 महीने में सरकार गिर गई, फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार आई, फिर 1980 में इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी की वापसी हुई। इस वीडियो में मैंने आपसे इमरजेंसी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई समस्या आपको उत्पन्न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का आपको जवाब दूंगा। अगर मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने का अवसर मिला हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और कमेंट में ये जरूर लिखें कि अगला टॉपिक मैं किस पे कवर करूं। मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस के अलावा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, एविडेंस, लॉ के सब्जेक्ट्स भी क्लियर करूं अच्छी तरीके से। मैं धीरे धीरे एक करके सारी की सारी वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।